हाशिम सैफुद्दीन का काम तमाम हो गया है। इजरायली हमले में मारा गया है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का भाई हाशिम सैफुद्दीन की मौत का दावा इजरायल ने कर दिया है। खबर है कि इजरायली सेना ने गुरुवार को बैरूत में सैफुद्दीन को निशाना बनाकर हमला किया और इस हमले के दौरान इजरायली सेना ने जमीन के नीचे बने बंकर पर 11 मिसाइलें दागी हैं। यहां पर हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी बैठक कर रहे थे। सैफुद्दीन 1982 से ही हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। पिछले सप्ताह नसरल्लाह की मौत के बाद उसे हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया था। उसका भाई भी है और रिश्ते में उसका ममीरा भाई लगता था। तो ये आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह को किस तरह से निशाना बनाया है इजराइल ने और बताया कि उसकी जो स्ट्रेटजी है उसका कोई तोड़ नहीं है। बंकर के नीचे 16 मिसाइलें मारकर और साथ ही जो मौत हुई है इसमें हिजबुल्लाह के नए चीफ की, वो ये दर्शाती है कि जो प्लानिंग, जो तैयारी हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल कर रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है। और ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, बैरूत में हिजबुल्लाह के 15 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। सैटेलाइट के जरिए वार किया गया और 15 मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह की हथियार फैक्ट्री पर आईडीएफ का बड़ा हमला सामने आया है। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस कमांड सेंटर पर भी हमला किया गया है। इजराइल ने बड़ी कार्रवाई की है। कौन है हाशिम सैफुद्दीन? 1964 में मौलवी परिवार में जन्म हुआ। उसके बाद नसरल्लाह का चचेरा भाई है और सैफुद्दीन ये माना जाता है नसरल्लाह जिसकी 6 दिन पहले मौत हुई है। कार्यकारी परिषद का मुखिया पहले बना, उसके बाद जब आगे बढ़ा और इस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहा तो शूरा काउंसिलिंग कार्यकारिणी प्रमुख इसको बनाया गया। उसके बाद इसकी कहानी आगे बढ़ी हाशिम सैफुद्दीन की, तो जिहाद काउंसिलिंग का भी चेयरमैन बना। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ी और फिर जाकर ये वित्त विभाग की जिम्मेदारी इसको दी गई। इसने वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाली, उनके कामों को देखा। उसके बाद अमेरिका नीतियों का विरोधी ये माना जाता है और तमाम नीतियों का विरोध करना, वहां के लोगों को इसके खिलाफ वर्ग लाना। 2017 में यूएस ने आतंकवादी इसको घोषित कर दिया था। आतंकवादी घोषित होने के बाद इसको नया चीफ जो है नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का बनाया गया था। और 6 दिन बाद, मात्र 6 दिन बाद, दर्शकों 7वां दिन भी इजराइल ने नहीं होने दिया है, यानी 1 सप्ताह पूरा नहीं होने दिया, उससे पहले नए हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया है इजराइल ने। इजराइल जो लगातार ये संकेत दे रहा है और अभी ईरान के हमले के बाद जो वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ कहा था कि आतंकवाद के हमारे खिलाफ इजराइल की लड़ाई जारी रहेगी। इजराइल हर हद तक ये लड़ाई लड़ेगा और साथ ही उसने कहा था कि जो आतंकवाद फैला रहे हैं ऐसे देशों को हम नक्शे से मिटा देंगे। ये उसने संकल्प लिया था। उसके प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही थी। और आपको ये भी बता दें कि नया चीफ जो है अपने इंटेलिजेंस जो उसकी टीम है उनके साथ मीटिंग कर रहा था बंकर्स में। लेकिन आप टेक्नोलॉजी देखिए इजराइल की कि बंकर्स जो हैं वहां 15 मिसाइल दागे गई हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं। आज 6 दिन हुए हैं, 7वां दिन भी पूरा नहीं होने दिया है और 6 दिन में इजराइल ने संकेत दे दिया कि उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग, उसकी रणनीति जो है उसका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये हमको शुरू से ही पता है। 1948 के बाद से 5 लड़ाइयां लड़ी हैं उसने जी 6-7 अरब कंट्री के साथ में। तो उसकी जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग बिल्कुल ठीक होती है। वो 1-2 बार जब चूक हो गई थी तो उसका फायदा इन्होंने, हमास ने और हिजबुल्लाह ने जरूर उठाया है, क्योंकि वो अपनी तरफ से डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे थे। पर अब ये गलती इजराइल नहीं करेगा। इजराइल की इंटेलिजेंस वर्ल्ड फेमस है। वो हर जगह से हर एक दुश्मन को खोज के निकालते हैं, चाहे वो किसी बंकर्स में हो, किसी टनल में हो या कहीं भी हो, वो उनको खोज के निकालते हैं और उनकी टीम चाहे महीनों लग जाए उसको उड़ा देंगे। तो बिल्कुल, बख्शी साहब में लौट काम तमाम हुआ है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बात आपकी अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिए। तो मैं ये आपको बता रहा था कि अब उनकी जो इंटेलिजेंस इतनी पूरी चारों तरफ की होती है, चाहे वो आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे कहीं भी हो। और दूसरी बात ये है, वो इंटेलिजेंस का यही नहीं होता कि लोगों को उनके क्या प्रोडक्शन है, उनकी क्या इक्विपमेंट बन रही है, कहां बन रही है, कैसे बन रही है, उसको भी
कहाँ उनका अस्त्र शस्त्र छुपा के रखे हुए हैं उन्होंने, ये सारी की सारी चीजें भी इनको पता चल जाती हैं। जो इंटेलिजेंस की जितना रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उनके पास में। और ये एक खास चीज ये है कि वो हर एक फील्ड में, चाहे इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस हो, चाहे डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस हो, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, कोई भी इंटेलिजेंस हो, वो तो अव्वल दर्जे का है, उसकी संस्था है और इसीलिए वर्ल्ड में उसके वो फेमस है। और ऑपरेशनल वर्ल्ड के लड़ाई के दौरान वो किस तरीके से अपना सहयोग देते हैं, वो अपने आप में जैसे कि एनटीबी रेड के समय जो देखा, जो दर्शाया गया, वो अपने आप में ही एक वर्ल्ड का नमूना है। बिल्कुल नमूना है ही। संजीव श्रीवास्तव जी, अब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एक तरफ जहां दुनिया नजर टिकाई थी ईरान के हमलों की तरफ जहां इजराइल पर उसने किए थे, इसी बीच में ये जो नया हिजबुल्लाह का चीफ था उसको मार गिराना, वो भी बंकर के अंदर जहां उसकी मीटिंग चल रही थी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग उसको माना जा रहा है। बंकर्स में 15 मिसाइल गिराकर मार देना, किस तरह से प्लानिंग देखते हैं आप इजराइल की? देखिए, इजराइल का जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो बहुत ही सशक्त है, एडवांस्ड है, डीप है। और अभी हाल में आपने देखा था कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर हसन नसरुल्लाह, जो कि फिर से वो जमीन के काफ़ी नीचे बनी जो फैसिलिटी है, वहाँ पर बैठ करके वो कुछ मीटिंग वगैरह करने की तैयारी कर रहा था। और उसी समय इजराइल ने वहाँ पर एक बड़ा हमला किया। 5000 पाउंड्स तक के अनेकों जो बड़ी संख्या में बॉम्ब्स गिराए गए और हसन नसरुल्लाह और उसके जो अन्य हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स हैं वो एलिमिनेट कर दिए गए। और इजराइल ने ये जो पूरी जो प्लानिंग है वो बहुत ही गहरे तरीके से की थी। और इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि हिजबुल्लाह के जो रैंक्स में संभव है कि इजराइल ने अपने किसी इंटेलिजेंस के एसेट को तैयार कर रखा है और वो संभव है कि इस तरीके के सीक्रेट इंफॉर्मेशन वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस को, मोसाद को पास ऑन कर देते हैं और जिसकी की वजह से भी ये उनको पुख्ता जानकारी मिल जाती है ये कहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं और किस सीक्रेट लोकेशन पे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स रही कि हसन नसरुल्लाह को एलिमिनेट करने में इजराइल ने बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो फाइटर जेट्स के जो सोनिक बूम होते हैं उसका जो डेटा और हसन नसरुल्लाह जो एक लाइव स्पीच दे रहा था उसके साउंड डेटा को जो है ट्रायंगुलेट करते हुए उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको एनालाइज करते हुए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता की थी और उसके बाद फिर ये जो हमला किया है और उसमें नए चीफ का हाशिम सैफुद्दीन की जो मौत का दावा किया है वो बख्शी साहब आपके पास में आ रहा हूं और आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने देखा कि इजराइल ने उस समय जब हमले किए हिजबुल्लाह के ऊपर, उसका चीफ जब मारा गया तो ईरान जैसे देशों ने या वो तमाम देश जो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं उनका हमने देखा कि एक्शन वो इजराइल की तरफ उन्होंने आक्रमण भी किया है। क्या अब आगे की स्ट्रेटेजी के लिए भी इजराइल तैयार होगा उसने जब ये कदम उठाया है? तो ये ऐसा है, इस सब के पीछे जो ईरान है, ईरान अभी तक डायरेक्टली हमला नहीं कर रहा था। ईरान हमला करा रहा था अपने प्रॉक्सीज के साथ जो के द्वारा जो हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज और इनके जो सब ग्रुप्स बने हुए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के तक तालिबान के जो हिस्से हैं जो उनसे सहानुभूति रखते हैं, वहां तक ये उनसे सहारा ले रहा था। पर अब जब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात आ रही है और अगर इजराइल जब डायरेक्ट अटैक कर रहा है तो ये लाजमी है कि इजराइल की ईरान की जो डायरेक्ट अटैक जो कर रहा है, अब ये लाजमी है कि ईरान का वो सारे हिस्सा, ईरान पूरा अब उनका टारगेट में आएगा और आने लग गया है। अब ईरान कितना अब आगे बढ़कर किस तरीके से करता है, अभी अमेरिका के शिप्स चारों तरफ हैं, वो उनके ऊपर हुतीज का हमला हो रहा है और वो उसका जवाब दे रहे हैं। अब शिपिंग को अभी तो 1800 किलोमीटर दूर है वो इजराइल से, तो लैंड से तो हमला हो नहीं सकता। हमला अभी तो या तो शिप्स के द्वारा या फिर बाई एयर होगा। अब उसका जो जवाब देंगे वो बहुत घातक होगा। और
ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास भी आऊंगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आऊंगा। तो संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे जानूंगा कि इसका वैश्विक तौर पर असर क्या पड़ेगा कि ये जो युद्ध चल रहा है, एक तरफ ईरान की एंट्री हुई है, हिजबुल्लाह है, इजराइल है, क्या इसके जो देश हैं जो इसके सपोर्ट में खड़े हैं या ऐसे भी देश जो इसके विरुद्ध में खड़े हैं, उनकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? पहले जो मैंने सवाल किया कि इसका वैश्विक तौर पर क्या असर पड़ेगा, एक तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका का किसके साथ है, रशिया, चीन, और वैश्विक स्तर पर अगर हम इसको देखें तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या भविष्य नजर आता है आपको? देखिए, ये जो पूरी सिचुएशन है वो मिडिल ईस्ट रीजन के लिए काफी चिंताजनक है। और ये पूरा जो युद्ध है, यदि ज्यादा इसका एस्केलेशन होता है तो ऐसे में जो विश्व के जो ऑयल के जो प्राइजेस हैं उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खराब असर पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ईरान के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई वो एक बदले की कार्रवाई तक ही सीमित रह सकता है, क्योंकि ईरान भी इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहेगा और कोई एक क्षेत्रीय युद्ध में ईरान भी जाने से बचेगा। उसी तरीके से अमेरिका भी इजराइल को ये सलाह दे रहा है कि इजराइल को उसको रिस्पॉन्ड तो अवश्य करना चाहिए, जो इतना बड़ा हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। बिल्कुल। बख्शी साहब, आप किस तरह से इस भविष्य को देख रहे हैं, जो संभावनाएं बनती आपको नजर आती हैं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? जी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इस समय अमेरिका में सीरियस मीटिंग्स चल रही हैं कि लड़ाई को कहां तक ले जाया जाए, कितने इकोनॉमिक जो हनन होगा इकोनॉमी का, और उसको उसके जो क्लोज कंट्रीज हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, ये सारा का सारा को अमेरिका वे कर रहा है। अगर इस समय ईरान नहीं रुकता और आगे बढ़ता है, लड़ाई बढ़ा जाता है, तो फिर कोई चारा नहीं रह जाएगा ईरान और अमेरिका और इजराइल के पास। जी बिल्कुल। हालांकि देखना होगा, चूंकि संभावनाएं कई बनती नजर आ रही हैं, लेकिन इस तरह से वहां लोगों के ऊपर इसके परिणाम जो है वो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वहां की जो आम आवाम है, चाहे वो इजराइल हो या तमाम देश हो। आप दोनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।